हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवेला पॉइंट पर। तो आज हम करने वाले हैं साइंस, जिसका हम पार्ट 2 कर रहे थे। पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे आज हम। ये जो हमारा चैप्टर था, ये वाला एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल हमने किया था। ये है आपका क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल जो हम कर रहे थे। इसका पार्ट शुरू करते हैं 2, देखिए, जिसमें हमें देखना है आयन। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये मॉलिक्यूल एटम्स हम सब पढ़ के आए हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आयन शुरू करते हैं। आयन क्या होता है, देखिए, बिल्कुल बारीकी से समझते चलेंगे। आयन क्या है, क्या करता है, ये क्या फंक्शन होता है इसका। देखिए, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। ये जो चार्ज होता है ना, इसी को ही आप बोलते हैं आयन। अभी चार्ज जो है, मतलब आप ये समझो कि ये जो आपका चार्ज है, ये है आपका आयन। ठीक है, अभी आयन मतलब आपका जो चार्ज होगा वो आपका या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दो ही चार्ज हो सकते हैं ना, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दो चार्ज बनाएंगे, इसे को ही हम बोलते हैं आयन आपका। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपका पॉजिटिव आयन कहलाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन कहलाएगा। ठीक है, देखिए आगे और समझते हैं। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ एटम that have a net charge on them. An ion can be negatively and positively charged. मैंने अभी आपको बताया, जो नेगेटिवली होगा उसे हम एनायन बोलेंगे। देखिए, ये आपका नेगेटिव वाला है, इसे हम बोलेंगे, इसका जो हमने नाम रखा है वो रखा है एनायन। ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव वाला होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम बोलेंगे आपका केटायन। ठीक है, तो आई होप ये दो टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपका NaCl है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं Na+Cl, ठीक है, ये दो में टूटा। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो ये Na+ एंड Cl माइनस में टूटेगा। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो Na है वो क्या बना है, केटायन बना है, और Cl है आपका एनायन बना है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ये कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसमें आपका कैल्शियम और CaO है। ठीक है, इसमें आपका कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, जो कि 5:2 में जुड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम एंड सल्फर है, दो आपके एलिमेंट है, जो कि 3:4 में जुड़ेगा। सोडियम क्लोराइड है आपका, सोडियम एंड क्लोरीन आपका 23, 35 और 35.5 के रेशो में जुड़ेगा। ये क्लोरीन का मास है 35.5, रिमेम्बर, याद रखिए। ठीक है, अभी ये सीखना जरूरी है कि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको ये लिख के बताया है, तो ये है केमिकल फॉर्मूला। क्या है ये, केमिकल फॉर्मूला है, तो इसे लिखते कैसे हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे लिखते हैं इसे। ये देखिए, learn symbol and combining capacity of the element. The combining power of an element is known as valency. मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, valency can be used to find out how the atom of an element will combine with the atom of the another element to form a chemical compound. मैंने आपको ये भी हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि जब केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसमें क्या है, वो एटम्स जुड़ के बनेंगे। एटम क्या होंगे, कंबाइन होके बनेंगे। जो वैलेंस एटम है, वैलेंसी जो आखिरी शेल है, ये आपका मान लो एटम है, ये आपकी आखिरी शेल है, इसमें जितने एटम की कमी है उसी के हिसाब से आपका कंपाउंड बनेगा। उसी के हिसाब से इसके अंदर या तो एटम आएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे या आपके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 arms and octopus has 8. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the human are locked, how many humans do you think the octopus can hold? क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि आप एक इंसान जो है उसकी दो हाथ है, और जो ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ है, और जो आदमी ने इस तरीके से ऑक्टोपस को पकड़ा हुआ है कि उसके दोनों हाथ जो है यूज हो रहे हैं। तो आपको कितने आदमी चाहिए, आपको 4 आदमी चाहिए। ऑफकोर्स 4 आदमियों के कितने, 2 करके 8 हाथ हो जाएंगे। तो 8 हाथ ऑक्टोपस के हैं, 8 हाथ ये हो गए, तो क्या नाम है, आप इसको इजिली पकड़ सकते हो। तो आपको कितने बंदे चाहिए, 4 लोग चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए कैसे, मतलब आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि आपको एक ऑक्टोपस पकड़ना है और कितने ह्यूमन पकड़ेंगे उसे, 4 ह्यूमन, तो आप 4 यहाँ लगा दीजिए।
देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो आपका H4 है इसका मतलब है आपके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन है जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं OH को पकड़ने के लिए। एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन, 4 ह्यूमन जो है वो लगे हुए हैं। ये आपका केमिकल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि 4 जो आदमी है वो उनका जरूरत पड़ेगा एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमने क्या देखा, बैलेंस ही देखा, ठीक है। कितने आदमी हैं ऑलरेडी, कितना ऑक्टोपस पकड़ना है, उसके कितने हाथ हैं ऑक्टोपस के, और कितने आदमियों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक नॉर्मल बहुत छोटा सा लेमन लैंग्वेज में आपका एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। अभी आगे समझते हैं। देखिए ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले एलिमेंट के ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा तो आप ये तोड़ नहीं पाएंगे एलिमेंट्स को या कंबाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट इज वाई आपको क्या करना है, आपको इन सभी के सभी एलिमेंट्स को लर्न करना है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो आपको याद करना है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज ही आएगा, कभी माइनस आ नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि आपका ये है, मान लीजिए आपका कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज प्लस का आएगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का आएगा। ऐसे आपका कॉपर का Cu2 प्लस का आएगा, एल्यूमिनियम पे Al3 प्लस होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। The valency and the charge on the ion must be balanced. When a compound consists of a metal and non-metal, the name of the symbol of the metal is written first. देखिए अगर आपका एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है, तो आप सबसे पहले जो केमिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप मेटल का नाम लिखेंगे, अंडरस्टूड। मेटल लिखेंगे, देन आप अपना नॉन मेटल का नाम लिखेंगे, ओके। जैसे कि आपका CaO आया है, ठीक है, NaCl आया है, इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। इन द कंपाउंड ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, the number of ion present in the compound is indicated by enclosing the formula of the ion in the bracket and writing the formula. जैसे कि अगर एक से ज्यादा आयन है, ठीक है, एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप उसे ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे MgOH2। ये समझ आ रहा है, मतलब आपके दो एटम है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो आप इसे ऐसे नहीं, मतलब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते MgO2H2, इट विल बी रॉन्ग। ये एक गलत तरीका है लिखने का, लेकिन इसे सही तरीका क्या है लिखने का, आप O और H को दोनों को ब्रैकेट में डालो और दोनों पे 2 लगा दो। अभी ये इससे ये समझ आता है कि O भी जो है वो 2 है और H भी जो है 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम ये बात आती है कि हम एग्जैक्टली लिखें कैसे। देखिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन के पास एक कमी है, ये क्योंकि देखिए मैंने आपको समझाया था 2 8 8 का रूल बनता है। सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही है, तो वो क्या करेगा, एक उधार ले लेगा, ठीक है। किससे ले लेगा, क्लोरीन से ले लेगा। और ऐसे ही क्लोरीन के पास एक की कमी है, तो वो एक किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और HCl आपका फॉर्म करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड आपको बनाना है H और S, हाइड्रोजन की लास्ट वैलेंसी, लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। सल्फर की पास जो है वो आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसके नीचे 2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H के पास जो है H जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो H2 बनेगा, और S जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका S बनेगा। तो यू विल बी गेटिंग H2S, ओके। आई होप क्लियर होगा ये। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, आप कभी भी अपना क्वेश्चन वहां पुट अप कर सकते हैं। देखिए ये नेक्स्ट देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको हर एक एग्जांपल बता रही हूँ कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें इतना पीछे कार्बन पढ़कर आए हैं, तो इसमें देखिए आपका जो 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो देगा या वो लेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 1 है, अभी हमने लास्ट देखा लास्ट वाले एग्जाम्पल में। तो C जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो C एक ही रहेगा, और क्लोरीन जो है आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो Cl4 बनाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो आपका Cl4 बनेगा, ठीक है। C कार्बन आपका 1 और क्लोरीन आपका 4, राइट। आपका जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के पास 2 प्लस का चार्ज है और क्लोरीन के पास 1 माइनस का चार्ज है, तो मैग्नीशियम जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा Mg बनाएगा।
क्लोरीन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपका Cl2 बना देगा, MgCl2, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने का। देखिए ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। कैसे? देखिए, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी आपको लास्ट बताया 3 प्लस का चार्ज था उसके ऊपर। 3 प्लस का चार्ज मतलब है कि उसकी आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, और ऑक्सीजन आपका हमेशा -2 में ही रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेगा, ये बात याद रखें आप। तो देखिए, ये जो L है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये L2 बनाएगा, और ये जो O है ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो O3 बनाएगा। तो यू विल बी गेटिंग Al2O3। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में एक दूसरे को दे देंगे, Ca2O2 आपका फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। ऐसे ही आपका ये है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ऐसे ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वैसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। सोडियम कार्बोनेट आपका ऐसे ही बनेगा, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज है। जब Na आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो Na2 बनाएगा, और CO3 देखिए, CO3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ऑलरेडी आपके पास O3 है, तो ये डायरेक्टली ऐसे की ऐसे आ जाएगा, राइट। NH आपका अमोनियम सल्फेट, NH4 के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड के पास भी कितना चार्ज है हम ये देखते हैं, देखिए +1 चार्ज है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कहने की ये मतलब है। और SO4 जो है वो आपका उसमें -2 चार्ज है। तो देखिए, ये जो NH4 है ना, ये E2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या बनेगा, ये ग्रुप में है ऑलरेडी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट लगाने के बाद, मतलब जो N है वो भी 2 है, और H आपका कितना है, 8 है, 4 2 8 है, राइट। और अभी ये 1 है और SA4 है आपका, तो जब SO4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे SO4 ही लिखेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। फिर उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, आपका मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो वो हम अभी देख कर आए हैं कि this concept can be extended to calculate the molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in the molecule. जैसे कि अगर मान लो आपके पास H2O प्रेजेंट है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कुछ भी नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन का जितना मास है, 2 हाइड्रोजन है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी मास, प्लस ऑक्सीजन का जितना मास है वो आप यहाँ लिखेंगे, टोटल कर देंगे तो आपके पास H2O का मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर हम रिलेटिव मास में मेजर करते हैं तो आप उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है H2O का, आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको H2O का ही एग्जांपल दिया था। देखिए, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, प्लस आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मास आपका 16 होता है, 16 एक ही है तो आप नॉर्मली 16 लिखेंगे, तो 2 + 16 आपको 18 ग्राम 18 यू मिल जाएगा, 18 ग्राम मिल जाएगा। ये आपका क्या है, आपका H2O का जो है वो मास है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी फॉर्मूला यूनिट मास क्या है ये देखते हैं। देखिए, the formula unit mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atom। अभी वहां तो molecular mass की बात हो रही थी, यहाँ atomic mass की बात होगी कि पर एटम कितना मास है। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, और ये इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि आप मॉलिक्यूलर मास करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ एग्जांपल है, आपको NaCl का करना है, Na आपके पास 1 है, 23 उसका मास होता है, प्लस जमा में एक आपके पास क्लोरीन है, मल्टीप्लाई में क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो ये आपका टोटल जब आप करेंगे इसका तो आपका 58.5 क्यू आ जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास हुआ, ये आपका एटॉमिक मास हुआ। ऐसे ही आपको इसका निकालना है, CaCl2 का निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आता है आपका जो मोल कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बच्चों को समझ नहीं आता है यहाँ से समझेंगे, एक बार ही समझ लिया फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, तो बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश। देखिए, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। आपने क्या लिया, एग्जांपल लिया एटम का, और रिएक्ट कराया आपने ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, और आपको पानी मिला, H2O मिल गया आपको। अभी
अब रिएक्शन क्या कहती है, ये रिएक्शन हमें क्या बताती है कि तो जो दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब जो दो हाइड्रोजन है आपके वो कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ और आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे पानी का, वाटर का। अगर इसको दूसरी ही भाषा में मैं ये कहूँ कि आपके 4 यू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो रहा है 32 यू ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास के, जो कि आपको 36 यू पानी दे रहा है। क्लियर है? We can refer from the above equation that the quantity of the substance can be characterized by the mass or the number of molecule, but the chemical reaction equation indicate directly the number of the atom and the molecule taking a part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer the quantity of the substance in term of number of molecule rather than their masses. ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि कितना एटम प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी देखेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हर एक का इंडिविजुअल मास देखेंगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिफाइन करना। तो इसीलिए ये जो एक नई यूनिट आती है जिसे हम मोल बोलते हैं, ठीक है। मोल क्या है, सिंबल है मोल। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपसे 1 मार्क्स में कोई ये पूछे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आप यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट बतानी है आपने, तो आप फटाफट से बता दोगे कि मोल होती है, ठीक है। आपको कोई भी चीज मेजर करनी है तो आप किस में मेजर करते हो, मोल में मेजर करते हो। 1 मोल ऑफ मोल कंटेन एग्जैक्टली, देखिए 1 मोल कितना होता है आपको वो देखते हैं, मतलब बराबर से ये कह रहा है कि 1 मोल आपका कितना है 6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये एज इट इज आप याद रख सकते हैं कि 1 मोल आपका कितना होता है, ठीक है। इसको दिस नंबर इज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे Na के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो मोल 1 माइनस में है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N ऑफ द system is measure of the number of specified elementary entity. An elementary entity may be the atom, molecule, ion और इलेक्ट्रॉन। देखिए बात को समझिए, 1 मोल आपका बराबर से इतना नंबर है, राइट। अभी ये नंबर है, मतलब मैं आपको अगर एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं कि 1 मोल के अंदर 0.6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23 ईटे हैं या ब्रिक्स है, ठीक है। अभी वो ब्रिक्स की जगह आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका 1 मोल बराबर से 0.6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होगा। इसे आप शॉर्ट में ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट करके ये लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर, किसी भी चीज का नंबर, आपका पार्टिकल का नंबर, आपका आयन का नंबर, आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर, आपका कोई भी नंबर। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको 1 डजन हमेशा 12 केले, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि भैया 1 दर्जन केले दे दो, तो वो क्या देता है आपको 12 केले दे देता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 ग्रॉस की बात करें तो आपको 114 कोई भी चीज, कुछ भी, मतलब अगर आप कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो आपको 114 नंबर में ही मिलेगा। तो आप मोल को हमेशा नंबर में ही कैलकुलेट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। Beside being the related to the number, a mole has one more advantage over the dozen and gross. जो आपका ये जो है मोल जब आप मेजर करते हो तो इसकी ये एडवांटेज है कि जो मास ऑफ 1 मोल है ना इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड, पर्टिकुलर सब्सटेंस इज आल्सो फिक्स्ड। जो कि मास रहेगा किसी भी सब्सटेंस को जो आप मेजर कर रहे हैं 1 मोल के अंदर, वो बराबर से सेम रहेगा। The mass of 1 mole of the substance is equal to the relative mass and molecular mass in the gram. Understood? The atomic mass of the element give us the mass of 1 atom, that element in the atomic mass mu. Molecular mass and atomic mass clear हो गया होगा आपको। To get the mass of a 1 mole of an atom of that element is that is molar mass. ठीक है, we have take the same numerical value but change the unit from u to g. उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर आपका एग्जांपल लें, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 यू है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है। एक एटम जो है
हाइड्रोजन का वो 1 ग्राम का है। आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आपका 1U हाइड्रोजन है, उसके पास सिर्फ एक ही एटम होगा हाइड्रोजन का, मतलब कितना भी मास हो, जैसे कि अभी 32 ग्राम मास होता है ऑक्सीजन का, अभी ये जो 32 ग्राम है ना, ये सिर्फ एक एटम का मास है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की एक एटम का मास जो है वो आपका 32 ग्राम है, और वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि 16U ऑक्सीजन हैज, ये आपका 16 है, ठीक है, ये आपका 16 है, 32 नहीं है। 16U जो आपका ऑक्सीजन है, उसके पास 1 ही एटम है, फिक्स रहेगा वो, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के पास 1 मोल हो सकता है, 1 मोल एटम हो सकता है। जैसे कि देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो आपका, उसके हैज 1 मोल एटम, इसके पास 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम कितना हुआ, ये इक्वल हुआ इसके 0.622 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। To find the gram molecular mass and the molecular mass of molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass, but the simply change unit as above Q2G। जैसे कि आपको H2 18U है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल वाटर है। वाटर को मेजर कर रहे हैं आप, 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल आपका पानी है, आपका 1 मोल वाटर है, मतलब कि 0.6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है पानी के 1 मोल के अंदर। क्लियर? द केमिस्ट नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल व्हाइल कैरिंग आउट द रिएक्शन, ठीक है। देखिए आपका 1 मोल इसके इक्वल होता है, आप ये याद रख सकते हैं, या रिलेटिव मास के इक्वल होता है। मोल जो है वो किसने दिया था, विलियम ऑस्टेल वाइल्ड ने दिया था, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड है मोल, जिसका मतलब होता है पाइल। पाइल मतलब कहीं इकट्ठा हो जाना, हीप या हीप का मतलब, और पाइल का मतलब होता है कहीं पे बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाना, ठीक है। बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाना, उसे हम बोलेंगे पाइल। पाइल अप हो गई है चीजें, बढ़ गई है चीजें, इकट्ठी हो गई है उसे, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल करते हैं, आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है, 52 ग्राम हीलियम है। फाइंड द मोल फ्रॉम द मास, मोल निकालना है आपने, ठीक है। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको एटॉमिक मास हीलियम का दे रखा है जो कि 4 है, और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना है, 4 ग्राम। एक चीज यहाँ मैं क्लियर करती हूँ, जो एटॉमिक मास है हीलियम का, आप उसको यू में लिखेंगे, यू यूनिट होगा उसका, और जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो आप ग्राम के अंदर लिखेंगे। अभी नंबर ऑफ मोल कितना होगा, जो आपको गिवन मास है, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, ठीक है। और है एक्चुअल में हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है। जब आप इसे काटेंगे ना तो आपको मोल मिलेगा, ये 13 मोल, 52 ग्राम के अंदर हीलियम के 13 मोल है, समझ आया। 52 ग्राम के अंदर हीलियम के 13 मोल प्रेजेंट है। जैसे कि ये है आपका 1 मोल 0.622 इंटू 10 टू द पावर 23 है। आप गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखो और एवोगेड्रो नंबर लिखो, आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। मोल कितना प्रेजेंट है, आप देखिए क्वेश्चन यहाँ ऊपर यही कह रहा है कि इतने एटम प्रेजेंट है, इतने नंबर ऑफ हीलियम के एटम प्रेजेंट है। अभी आप इसको मोल में बताइए कि कितने मोल हैं इसके अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। आपका 1 मोल कितना होता है, इतना होता है, राइट। तो आपको जितना भी नंबर दिया हुआ है, जितने भी पार्टिकल आपको दिए हुए हैं 12.0, उसको आप ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको कि 1 मोल के अंदर एग्जैक्टली कितने एटम होते हैं। तो जब आप इसको 6.2022 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मोल मिलेगा। 2 मोल समझ आ गया होगा कि आपके पास जो इतने एटम दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर 2 मोल हीलियम के प्रेजेंट है। बहुत ही क्लियर भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको कर सकते हैं, सेम है जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। यहाँ हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल का खत्म हो जाता है, राइट। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस आगे जो है इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब वहीं पे दे दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इन द रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम
इथेनॉइक एसिड के साथ, और जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 0.9 ग्राम पानी मिलता है, और 8 ये आपका 8.2 ग्राम आपको सोडियम इथेनॉइड मिलता है। ये दिस इज द रिएक्शन। वो बोल रहा है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के रिएक्शन को लिखिए। ये आपके रिएक्शन है, ठीक है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाना है कि जो आपका मास है दोनों तरफ बराबर आ रहा है, ठीक है। आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप मास लिखेंगे 5.3 प्लस 6 ग्राम 11.3 आएगा, और जब राइट हैंड साइड में आप जब मास जो आया है प्रोडक्ट आपका उसका मास प्लस करेंगे तो वो भी आपका सेम आएगा। आपकी दोनों की साइड बराबर आ गई तो समझ आ गया कि हर एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी रिएक्शन होती है वहां आपका क्या लगता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगता है। मास आपका बराबर से दोनों साइड इक्वल होगा। पहले रिएक्शन के पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा, मास आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 के अंदर, ठीक है, और आपको पानी देते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस शुड बी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। वो आपसे सवाल पूछ रहा है ये कि भाई 1 ग्राम जो है आपको हाइड्रोजन लगती है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आप 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाते हैं या बर्न करते हैं, वट एवर रिएक्ट कराते हैं, तब आपको पानी मिलता है। आप ये बताइए आपके पास 3 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, तो आपको कितना जो ऑक्सीजन मिलेगा रिएक्ट करने के बाद, कितना मास होगा ऑक्सीजन का। तो आप बराबर देखिए 1 से 8 हो रहा है, 8 रिएक्ट कर रहा है, तो 3 से कितना करेगा, 24 ग्राम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का। तो 24 ग्राम आपका आंसर हो गया। ऑक्सीजन 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए आपको रिएक्ट कराने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर करके रखो अभी से ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पोस्टुलेट है, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो रिजल्ट है वो ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम जो है वो इनडिविजिबल है, आप उसको बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड कांट बी क्रिएटेड, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, राइट। Which postulate of the Dalton atomic theory can explain the law of dependent proportion? कौन सा लॉ कौन सा postulate बताता है, तो आपका ये वाला बताता है जिसमें आप ये बताते हैं कि the relative number and the kind of atom are constant in a given compound। जो आपका नंबर ऑफ एटम है वो पहले रिएक्शन के और रिएक्शन के बाद में सेम रहेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, आप इजीली बता सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है, पर इक्वल है वो आपके 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। Why it is not possible to see an atom with naked eyes? क्यों ऐसा होता है कि आप एटम को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसका साइज जो है बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ठीक है, नैनोमीटर में होता है, मीटर नैनोमीटर में होता है, यू कांट सी द नैनोमीटर, ठीक है। राइट डाउन द फार्मूलाज, फार्मूला लिखने हैं, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आपका सोडियम ऑक्साइड क्या है, Na2O लिखेंगे आप। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, तो सोडियम सल्फाइड Na2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ऐसे लिखेंगे MgOH, राइट। अगेन आपको फॉर्मूला लिखना है, ये आपका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ये आपका सोडियम सल्फेट बनेगा, दिस इज योर पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड KNO3, this is your KNO3, and calcium carbonate is CaCO3, CaCO3। केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं, देखिए केमिकल फॉर्मूला है जिसमें आप क्या नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे कि 1 मोल में मेजर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मेजर करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S and PO4 3 आयन, दिस शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। देखो दो एटम हाइड्रोजन के हैं प्लस एक सल्फर का है, तो 3 एटम प्रेजेंट, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आइए देखिए आपका PO, एक तो फास्फोरस है 1 हो गया, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो आपका 5 हो गए। आयन से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आयन वी कैन नॉट कैलकुलेट आयन एज एन एटम। आपको क्या लिखना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इसका। तो H2O का देखिए जो है H
H का कितना होता है 1 और 2 आपके पास है, तो 2U आपका हो गया। ऑक्सीजन का देखिए आप, आपके पास O2 है, एक का कितना मास होता है 16 और 2 आपके पास एटम है, तो 32U हो गया आपके पास। Cl2 का आप देखिए, Cl2 आपके पास क्लोरीन 2 है, Cl2 35.5 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71U आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही आप CO2 का निकालेंगे, देखिए कार्बन आपके पास एक है जिसका मास 12 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है और 2 मल्टीप्लाई में करेंगे क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 44 आपका टोटल आ जाएगा। सेम एज CH4 का करते हैं, कार्बन का कितना है 12 है और H आपके पास 4 है, 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और तो 12 4 आपका 16U आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6 देखिए, C2 आपके पास C का कितना होता है 12 होता है मास और 2 कार्बन है आपके पास, प्लस H का कितना होता है 1 होता है और हाइड्रोजन कितने है आपके पास 6, तो आपके पास 3 आंसर आ जाए, 30 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर C2H4 का लिखेंगे जो आपका इथीन है, तो देखिए आपके पास कार्बन 2 है, 12 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में H आपके पास 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई में 4 लगाएंगे तो आपको टोटल 28U मिलेगा। NH3 का लगाइए, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14 होता है, एक है नाइट्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन 3 है, एक का मास एक होता है और ये 3 है आपके पास, टोटल आपके पास 17U आ। CH3OH का निकालेंगे, देखिए कार्बन का आपके पास 12 है, 3 आपके पास ऑक्सीजन है, O एक है आपके पास 16 और H आपके पास एक है, ये मैंने आपको बता दिया 32 आ जाएगा टोटल करेंगे आप जब। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर यूनिट कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ZNO N2O एंड K2CO3, ठीक है, इनके मास ये दे रखे हैं आपको। तो देखिए ZNO का Z आपके पास 65 है, Zn आपके पास 65 है, O आपके पास 16 है, टोटल 81 आ जाएगा। Na2O Na आपका 23 होता है मास और 2 है आपके पास, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16 है और एक ही ऑक्सीजन है, तो आपका टोटल 62U हो गया है। K2CO3 K का आपका कितना होता है 39 होता है, 2 से आपने उसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद CO3, C कार्बन आपके पास 12 है और जो एक ही है, CO3 आपके पास 3 है और एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1380। इफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इजीली नॉर्मली आपसे ये पूछ रहा है, देखिए 1 मोल जो कार्बन है वो इतने एटम है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 ग्राम है। क्या कह रहा है कि जो इतने कार्बन एटम है उनका वेट 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का कितना होगा भाई, ये इतने सारे हैं, ठीक है, नीचे ले आओ जरा, 12 अपॉन में 0.622 इंटू 10⁻23, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको एक कार्बन का जो है वेट आएगा, कितना आएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए आपका, which has more number of atom, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन, किसमें ज्यादा एटम है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक जो सोडियम है आपके पास, उस एक सोडियम के मास कितना होता है 23 होता है और उसके पास कितने एटम है, इतने एटम, तो जरा मास निकालिए, 23 ग्राम के अंदर इतने एटम है, 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे जब आप इसे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, और 100 ग्राम के अंदर कितने होंगे जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल 100 ग्राम के अंदर कितने एटम है वो आपको मिल जाएगा। देखिए आप पहले एक का निकालेंगे, फिर आपसे जितने 100 का पूछा हुआ है 100 ग्राम का, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। इन अ सेम वे आप देखिए, ठीक है, क्या करेंगे, Fe का निकालेंगे, 100 ग्राम Fe में कितना है आपके पास, गिवन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मास, आप गिवन मास दिया हुआ है आपको और जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 100 है। देखिए आप इसको ऊपर रखेंगे जो आपको दिया हुआ है एंड 56 जो Fe का मास होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया उसको नंबर से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम आएंगे। दिस इज द फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इतने एटम आ गए। देखिए इसकी 2.868 1 इंटू 10⁻24 आए हैं और इसकी 1.075 इंटू 10⁻24 एटम आए हैं, तो बता दीजिए किसके ज्यादा है, ठीक है, तो आपके सोडियम के पास ज्यादा एटम है, ठीक है।
आयरन के कम है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देखिए 0.24 gram sample of the compound of the oxygen and boron was found by the analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage of the compound by weight. ठीक है, आपको तीनों का मास दे रखा है। देखिए कंपाउंड का मास, बोरोन का मास, ऑक्सीजन का मास दे रखा है। परसेंटेज निकालनी है बोरोन की 40%। देखिए कितना होगा, एक्चुअल मास कितना है बोरोन का वो, और जो आपका कंपाउंड का मास है वो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। रखिए जरा, ये आपको दिया हुआ है बोरोन का मास और ये एक्चुअल में टोटल जो मास है कंपाउंड का वो, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा बोरोन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, ऐसे ही जब आप ऑक्सीजन का रखेंगे मास और उसका कंपाउंड का मास रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, टोटल परसेंटेज मिल रहा है। परसेंटेज ये आपको निकालना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं एज इट इज अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बॉन्ड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा है सवाल। What mass of the carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is bond with 50 gram of oxygen? कितना मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप 3 ग्राम कार्बन को जलाएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लगाइए जरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। CO2 आपका CO में कंबाइन हो रहा है 12-32, रेशो 3:8 हो गया। दूसरे शब्दों में अगर आप ये कहेंगे कि 12 ग्राम जो कार्बन है रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम के साथ, 3 ग्राम कितने के साथ करेगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर देखिए आपका जो 3 ग्राम कार्बन है विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इवन इफ द लार्ज अमाउंट 50 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है उसमें, तो आंसर ये कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लग रहा है दोनों में। ठीक है, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में। चाहे अमाउंट ज्यादा ले लीजिए चाहे अमाउंट कम ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई हर जगह होगा। पॉलीएटॉमिक क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी द फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स चार्ज जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका P4+, ठीक है, Al2 3+, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है आपने। देखिए ये आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, CuNO3 ट्वाइस 2, ये आपका कॉपर नाइट्राइड है, AlC3 ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। राइट, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कौन सा प्रेजेंट है, क्विक लैम के अंदर आपका क्या है, CaO मिलेगा, जैसे कि आपके एलिमेंट इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr है, इसके अंदर आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। बेकिंग सोडा के अंदर आपका NaHCO3 है, आपका सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इजीली बता सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 है, आपका पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इथाइन का कितना हो जाएगा, तो सिर्फ आपको मेजर करना है। ये देखिए C2H2 है, 2 आपके पास कार्बन है, 12 उसका मास होता है कार्बन का, 2 आपके पास हाइड्रोजन है और 1 मास होता है, टोटल करके आप 26 U आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपका S8 है, 8 है और 32 आपका S का मास है, तो आपका इतना आ जाएगा। P4 का भी एग्जैक्टली ऐसे निकलेगा, 4 एटम है और एटॉमिक मास 31 है, तो 124 आ जाएगा। HCl का आपका 1 आपका H का है, 35.5 आपका Cl का है, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NHO3 कितना होगा, देखिए H का 1 होगा, N का आपका 14 होगा और आपका पास O3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से, 16 ऑक्सीजन का होता है, तो टोटल आपका 63 U आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना मास बताना है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम जिसका मास आपका 27 है और 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड आपका ये आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, ठीक है,
1 मोल के अंदर 14 ग्राम है। 1 मोल एल्यूमिनियम 27 है, तो 4 मोल के अंदर कितना हो जाएगा जब आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? 108। ऐसे ही 1 मोल ऑफ Na2HSO3 के पास कितना होगा? Na कितना है? 23, 2 है, और S आपका 32 है, और 16 आपके 3 है। ठीक है, तो आप जब टोटल करके इसे प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही 10 ग्राम के अंदर कितना है? 1 ग्राम के अंदर तो 126 है। ऐसे ही 10 के अंदर कितना है? जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट करना है आपने मोल में, ठीक है, आपको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मोल। O2 है आपका, मोल में कन्वर्ट करना है। देखिए टोटल कितना मास हुआ पहले वो देखिए। ऑक्सीजन है आपका 16 और 2 ऑक्सीजन है, 32 टोटल मास हो गया है। देखिए 12 ग्राम ऑक्सीजन के पास कितना मोल होगा? तो 1 अपॉन में आपका 32 ग्राम जो आपका है, और उसमें आपके 0.375 मोल होंगे। H2O में ऐसे ही आपका H आपका 2 है, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका 16, तो 18 हो जाएगा। 1 अपॉन 18 बराबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 ग्राम वाटर से, तो आपको इतना मोल मिल जाएगा। ऐसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं। अगर व्हाट इज द, देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर 1 मोल है, तो 22 ग्राम के अंदर आधा हो जाएगा। ऑफकोर्स दिख रहा है आधा हो जाएगा, क्योंकि मास आधा हो गया है, तो मोल भी आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? मास बताना है आपने। पेपर के अंदर सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन मास पूछ लेगा, मोल पूछ लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका 16 G है। मास ऑफ 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? देखिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 3.2 ग्राम मिल जाएगा। बी में आपका 1 मोल H2O की बात हो रही है, तो जो आपका 18 ग्राम होता है टोटल, 0.5 मोल के अंदर कितना हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसे, तो आपको टोटल 0.5 मोल के अंदर कितना जो मास हुआ वो आएगा 90, मतलब 9.0। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। देखिए आपको मास बताना है S8 का, वैसे S का 32 होता है, 8 एटम है, कितना हो गया है। उसके बाद मॉलिक्यूल इन 256 ग्राम के अंदर इतने हैं फॉर श्योर। मैंने आपको बताया जितना भी मास लेते हैं आप उसके बराबर रख देना 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर ऑफ एटम है आपके, ठीक है। मॉलिक्यूल लेते हैं ना, क्योंकि आप देखिए 16 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और इससे जो उसका मास है आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए सोल्यूशन आपको क्या कहता है? मॉलिक्यूलर मास Al2O3 ये होता है। Al का आपका 27 है, 2 आपके पास Al है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 3 आपके पास है, टोटल आपका 102 आया है, राइट। तो 102 Al2 जब रिएक्ट करता है तो आपको Al3 मतलब देता है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 2 into 10 6 into 0.22 into 10 to the power इतने एटम लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 0.051 ग्राम Al2O3 के पास इतने ही आयन होंगे, तो जरा रखिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतने आयन्स मिल जाएंगे। तो आपके इतने ग्राम के अंदर कितने आयन है वो इतने हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर विद एनसीईआरटी हमने कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखिए बहुत अच्छे से करिए इस चैप्टर को, हमने मोल निकालना सीखा है, सब कुछ कर लिया है हमने। कुछ भी फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है आपका, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपना पुट अप कर सकते हैं। और आप देखिए चीजों को रिवाइज करते जाइए ताकि आप वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आता है तो यू कैन रीप्ले द वीडियो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो लाइफ टाइम के लिए वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक हमने वहाँ कवर कर दिए हैं जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है, और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।